हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सरवण चौधरी। आज मैं आपके सामने क्लास 12th का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, उसी की एक डेरिवेशन लेकर आया हूँ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, मतलब आर और एफ के बीच में रिलेशन निकालना है और वो रिलेशन जो है वो आर इक्वल टू एफ आपको डेराइव करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने इस डेरिवेशन के लिए कनकेव मिरर यूज किया। ये डेरिवेशन किसके लिए डेराइव करूंगा? कनकेव मिरर के लिए। अब बात करते हैं कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये आपके सामने हाथ दिख रहा है। ये जो इनर साइड है, ये जो ऐसे कर्व दिख रहा है ना, कर्व, इसमें ये जो इनर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है और आउटर साइड पे पॉलिश है, इसी को बोलते हैं कनकेव मिरर। मतलब एक ऐसा मिरर जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है, उसी को अपन कनकेव मिरर कहते हैं। और ये जो आउटर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है, उसको अपन कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपके सामने कनकेव मिरर है और ये कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी? एम से लगाकर एन तक यह इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कंसीडर ए कनकेव मिरर ऑफ स्मॉल एपरेचर। अब बात करते हैं एपरेचर क्या होता है। ये आपके सामने जो एम एन दिख रहा है, ये जो एम एन दिख रहा है, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है? एपरेचर का काम कर रहा है। एपरेचर एक प्रकार से कोई कमरा होता है, ये रूम होता है, उसका जो गेट होता है यानी कि जो दरवाजा होता है वो उसके लिए एपरेचर का काम करता है। वैसे अपने लिए एपरेचर कौन सा? एम से लगाकर एन तक, ये इसके लिए एपरेचर का काम करता है। ओके, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट कंसिडर किए हैं। पहला पोल, दूसरा फोकस और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसको अपन पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस खुद एक स्फेयर का ही पार्ट है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस खुद एक स्फेयर का ही पार्ट है और इस स्फेयर के सेंटर को ही अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्या है वापस सुन लो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द कट पार्ट ऑफ द स्फेयर, इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी की रेडियस को अपन क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हो गए। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं ये एफ क्या चीज है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये आपके सामने मान लो कनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। अब याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो जोड़ने वाली जो जॉइनिंग लाइन होती है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अपन कौन से लाइन कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और अब एक बात और बता देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्ट इस सरफेस पे, ये इस मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से निकलती है उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उसी को अपन प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके, अब ये तीनों वर्ड्स की, तीनों लेटर की अपन ने डेफिनेशन बता दी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें क्या करूंगा, एक लाइट रे लूंगा जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और अपन जानते हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी? प्रिंसिपल फोकस से। ये यहाँ से निकल गई। अब अपन जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। जैसे ये लाइट रे आती है इस पे और इससे टकरा कर कोलाइड्स होकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इसको तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में एक नॉर्मल होता है। और नॉर्मल, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ नॉर्मल के बीच को एंगल को अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये अब आपको एक बात पता है, ये तो प्लेन सरफेस थी, तो प्लेन सरफेस पे नॉर्मल इजीली अपने ड्रॉ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये प्लेन सरफेस नहीं है। ये कौन सी सरफेस है? स्पेरिकल सरफेस है। कौन सी सरफेस है? स्पेरिकल सरफेस है। तो अपन नॉर्मल से एक कंसेप्ट जानते हैं क्लास 9th का या 10th का, जिसमें आपको पढ़ा होगा कि ये जो कोई भी स्पेयर होता है ना, ये सरकमफेरेंस है और ये पूरा स्पेयर है और स्पेयर का सेंटर है। सेंटर से सरकमफेरेंस को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन जिसको अपन रेडियस के नाम से जानते हैं, ये रेडियस जो होती है वो सरकमफेरेंस पे ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है
किस पे, सरकमफेरेंस पे, और ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो मतलब अगर अपन स्पेरिकल सरफेस के लिए अगर आपको नॉर्मल की जरूरत पड़ती है तो सिंपल सी बात है, उस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दो, वो इसके लिए किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। वो किसका काम करेगा, नॉर्मल का। तो मेरे पास ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब मैं इसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, नॉर्मल का। इसको दे दिया ए और ये क्या हो गया, बी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है यहाँ तक। और आपको पता है ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। और अपन जानते हैं इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आपके सामने रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल आर से इसको डिनोट करते हैं। एनी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ से पहला, रिफ्लेक्शन के दो लॉज आपने पढ़े होंगे। पहला लॉ क्या था कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा आपने ये पढ़ा था द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जितनी कितनी भी होती हैं वो सब एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। तो ये दो नियम दो लॉ आपने पढ़े होंगे। ठीक है, और तीसरा लॉ ये भी होता है कि अगर आप मीडियम एक की बात करते हैं, जैसे आपके सामने ये वाला, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर तो पॉलिश सरफेस होती है और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में लौट जाती है और ये नॉर्मल होता है। तो इसमें हमने देखा था ये जो इंसिडेंट रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेलोसिटी होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद वापस भी उसी मीडियम में लौटती है, तो फ्रीक्वेंसी, स्पीड, कलर सब सेम रहता है। तो तीसरा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी, कलर और स्पीड जो होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसमें रिफ्लेक्टेड रे की भी वो फ्रीक्वेंसी, कलर और स्पीड सेम रहेगा। तो फिलहाल अपन कितने दो लॉस पढ़ते हैं, कौन से, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। और दूसरा लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अपने कौन सा काम आएगा, एंगल आई और एंगल आर वाला। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब एंगल आई कौन सा है, इसको पॉइंट में लिखता हूँ। एंगल आई मतलब यहाँ पर है, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी। आर को क्या लिख सकते हैं, सी बी एफ, सी बी एफ। अब मैथ्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जहां पर एंगल होता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आई के लिए बी वाला पॉइंट आ रहा है तो ए बी सी, और आर के लिए कौन सा आ रहा था, सी, बी पे आ रहा तो सी बी एफ। ठीक है, ये लिखिए, इसको अपन ने देख लिया, बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आप एक इस डायग्राम को देखकर ये बताइए, ये जो ए बी लाइन है, ए बी और ये जो सी पी है, दोनों पैरेलल है या नहीं। बिल्कुल है सर, ए बी इज पैरेलल टू सी पी, मतलब ये जो दोनों लाइन है ये आपस में पैरेलल है। और हम जानते हैं अगर किसी पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको इन काटती है, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है, और इस एंगल का नाम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो कि कौन से फिगर बनाता है, जेड फिगर बनाता है, जिसको अपन इक्वल बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देखो इसमें कौन सा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ए बी और ये सी पी दोनों पैरेलल है। तो आप कह सकते हो सर ये वाला जो एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल आई। ये अगर आई तो ये भी कितना होगा, आई ही होगा। तो आप क्या लिखोगे सर, एंगल ए बी सी इक्वस टू, एंगल ए बी सी इक्वस टू बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। ओके, और इसका रीजन क्या दोगे,
पहले तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसका रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या रीजन दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आप क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो बिल्कुल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी सी, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी सी, तो राइट हैंड साइड इसकी होगी सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। ओके, अब आप ध्यान से सुनना, सी बी एफ और बी सी एफ को देखते हैं। सी बी एफ ये वाला एंगल, बी सी एफ मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब इस ट्राइएंगल के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल है, इस ट्राइएंगल के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है, क्या कहती है, पहले उस प्रॉपर्टी को लिखता हूं पहले। और कौन से ट्राइएंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला बी सी एफ, इन ट्राइएंगल बी सी एफ। और इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है ये सुनना ध्यान से, इन ए ट्राइएंगल, इन ए ट्राइएंगल sides opposite to equal, तो angles are equal। मतलब क्या है सुनो ध्यान, अगर किसी साइड में किसी ट्राइएंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, अगर किसी ट्राइएंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी, उन एंगल की ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। सिंपल सी बात है, अगर इस ट्राइंगल बीसीएफ के अंतर्गत ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये लिखा इन ए ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल में एंगल इक्वल है तो जो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वापस ध्यान से सुनना, क्या लिख रहा हूँ, सी एफ इक्वल्स टू एफ बी, मतलब ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो आप बोलोगे सर सी एफ इक्वल्स टू बी एफ या फिर एफ बी बोल सकते हैं, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको इसके इक्वल कर दिया। ओके, अब एक लाइन और ऐड कर रहा हूं, अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर ये कोई मिरर जो होता है ना, इसका एपरेचर अगर बहुत छोटा होता है, ये लाइन आप मिरर फॉर्मूला में भी देखोगे और यहां पर भी मैं लाइन एलो कर रहा हूं, इफ द एपरेचर ऑफ द मिरर is very small, then the point B is very close to point P। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी मिरर का एपरेचर अगर बहुत छोटा है, अगर एपरेचर मतलब ये एम एन वाला, ये अगर बहुत छोटा है तो ये वाला जो बी पॉइंट है वो कहां पर स्थित होगा, पी पर। ये लाइन वहां पर मैंने ऐड करी है, इफ द एपरेचर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल देन द पॉइंट बी, देन द पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। मतलब जहां पर आपके सामने बी दिख रहा है वहां पर आप क्या लिख दोगे, पी लिख दोगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन कब देखो, कंडीशन आप, मैंने यहाँ पर डेरिवेशन समझाने के लिए इतना बड़ा डायग्राम बनाया, बाकी ये बहुत छोटा है, इसका एपरेचर है तो ये आपको दिखने में फील नहीं, मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत छोटा है तो ये बी और पी लगभग पास में स्थित होते हैं। तो उस लाइन के हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि सर इफ द एपरेचर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल देन द पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। क्या बी के पास में पी है तो जहां बी दिख रहा है वहां पर क्या लिख दो, पी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को देखेंगे अपन, जहाँ सी एफ है और उसके इक्वल टू में बी एफ है तो वहां पर क्या लिख देंगे, पी एफ, ठीक है।
सी एफ इक्वल टू पी एफ लिख दिया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। हम साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, साइन कन्वेंशन में ये लिखा जाता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, कि जितनी कितनी भी डिस्टेंस होती है वो सभी पोल से मापी जाती है। क्या मतलब, यहाँ से अपन मेजर करते हैं, ये आपके साइन कन्वेंशन में पढ़ा होगा। क्या है, ये भी लाइन लिख देता हूँ, ऑल द डिस्टेंस आर measured from the pole कि जितनी कितनी भी डिस्टेंस होती है वो सब कहाँ से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। मिरर के जो पोल होता है उसी से मापी जाती है। तो आपके कहने का मतलब, सर कहने का क्या मीनिंग है पोल से, कि मतलब जो आपके सामने दिख रही है जो दो लाइन सी एफ और पी एफ, उसमें पी आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो पी एफ है लेकिन यहाँ पर सी एफ है, इसमें पी नहीं आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, सी एफ को पी के फॉर्मेट में पोल से, सी एफ को पोल से माप देते हैं। तो सी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, ये रहा आपके सामने सी एफ है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी एफ। पी सी, आपको सी एफ निकालना है तो अपन एक काम कर सकते हैं, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो पीछे ये बच जाएगा ना। तो पी सी माइनस पी एफ, तो आप क्या लिखोगे सर, पी सी माइनस पी एफ। ओके, अब मैं सी एफ की जगह क्या लिखूंगा, पी सी माइनस पी एफ इक्वल्स टू पी एफ। ओके, माइनस के पी एफ को उधर भेजूंगा तो पी सी इक्वल्स टू पी एफ प्लस पी एफ। तो आपके पास ऐड होके मिलेगा पी एफ प्लस पी एफ, यानी कि कितना आ गया, 2pf। देखो हमने क्या करा, इस सी एफ की जगह क्या लिखा था, पी सी माइनस पी एफ। सी एफ की जगह हमने क्या लिखा था, पी सी माइनस पी एफ। और क्यों लिखा वो आपको कारण बता दिया। तो और माइनस के पी एफ को उधर लेके गए तो पी एफ प्लस पी एफ मिलकर कितना हो गया, 2pf। तो पी सी इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास, 2pf। अब वहां अगर स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से वापस। एक बार आप एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। अब देखो पीसी और पीएफ, ये आपके पास दो चीज आ गई, पीसी और पीएफ। अब अपन क्या करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में पीसी को अपन क्या बोलते हैं, सर ये रहा पोल, ये रहा सी। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये एफ और पी के बीच की फोकस और पी के बीच की लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या चीज है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है सर, कि स्फेरिकल मिरर या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इज द कट पार्ट ऑफ द स्फीयर, इट्स रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब स्फेरिकल मिरर खुद या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस खुद किसी कटे हुए स्फीयर का ही पार्ट है, और उसी की रेडियस को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, तो पीसी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, अपन जानते हैं साइन कन्वेंशन में इसको पी को ओरिजिन मानते हैं, तो इधर की जितनी कितनी भी डिस्टेंस है वो सब नेगेटिव में ली जाती है, और उधर वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव में, ऊपर वाले को पॉजिटिव में, नीचे वाले को माइनस में। लेकिन अपने पास सारा डिस्टेंस इधर से काम आ रही है, तो यहाँ पर आर भी माइनस में होगा और एफ भी किस में होगा, माइनस में। तो पीसी को अपन लिखेंगे माइनस का आर, और पी एफ को लिखेंगे माइनस का एफ। अब देखो जहाँ पीसी दिख रहा है वहां हम लिख देंगे माइनस का आर, पी टू की जगह टू, और पी एफ की जगह माइनस का एफ। इधर से भी माइनस 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 कैंसल, आर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2f। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू आर बाई टू, f इक्वल टू आर बाई टू। ये आपके सामने रिलेशन आ गया, r इक्वल टू 2f या फिर f इक्वल टू आर बाई टू।